So let us start our new topic, mean free path. देखिए जैसे हम अभी गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, कभी इधर। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे और मॉलिक्यूल होगा तो ये इसके साथ कोलाइड करेंगे और फिर उसके बाद अपना पाथ चेंज कर लेंगे, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। फिर इधर क्या हो सकता है, यहाँ पे फिर से मॉलिक्यूल मिल जाए, फिर और डायरेक्शन चेंज कर लेंगे ये, ठीक है ना। तो होगा क्या कि रैंडमली मूव करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पहले मॉलिक्यूल इसके पास ही गया है, ये इसके पास भी आ सकता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है और जो मूवमेंट है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, रैंडम मूवमेंट है इसकी। तो अब ये देखो कि जब एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक गया, दूसरे मॉलिक्यूल के पास गया, उसको टकराने से पहले, उससे कोलाइड करने से पहले क्या था, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था ना। तो कोई भी कोलिजन होगा, अगर यहाँ से इसने फिर डायरेक्शन चेंज होगी कोलिजन के बाद, उसके बाद जब यहाँ तक दूसरे मॉलिक्यूल के पास आया, फिर से स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, उसके बाद फिर से जब इससे कोलाइड करा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल तक पहुंचने से पहले वो फिर से स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। तो कोलिजन से पहले जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन से पहले उसका डिस्टेंस आ जाएगा। और इस डिस्टेंस को हम, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है कोलिजन से पहले, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ, ठीक है। ये फ्री पाथ हो गया। एक कोलिजन से पहले फ्री पाथ आया, दूसरे कोलिजन से पहले फ्री पाथ आया, तीसरे कोलिजन से पहले फ्री पाथ आया। इस तरह से जितने कोलिजन होंगे फ्री पाथ आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि सबका फ्री पाथ सेम हो, यानी कि डिस्टेंस सेम हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल जब इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने लगा तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल पास ही हो, जैसे अगर ये है तो हो सकता है जब ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करेगा तो हो सकता है कोलिजन के बाद जब उसने रूट चेंज किया तो वो अगला मॉलिक्यूल उसको बिल्कुल पास मिल जाए, और हो सकता है जब उसके बाद फिर से इसने रूट चेंज किया तो अगला मॉलिक्यूल बहुत देर बाद मिले। तो ये जो हमारा फ्री पाथ है, जितना कोलिजन से पहले डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक एवरेज डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल का बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या हुआ फिर हमारे पास, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between two successive collisions and it is denoted by L। अब अगर हम ले रहे हैं कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि इनकी मूवमेंट भी कोलिजन के बाद चेंज हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी भी इनकी मूवमेंट के बाद चेंज हो जाएगी। हो सकता है इसके साथ कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी कम हो जाए, अगली कोलिजन के बाद बढ़ जाए। तो ये जो वेलोसिटी है ये भी चेंज होती रहती है, इसीलिए तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का टर्म यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि v जो है, v सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की, तब हमारे पास एवरेज डिस्टेंस क्या होगा मॉलिक्यूल का इन 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम बोल रहे हैं इन 1 सेकेंड, तो जितनी वेलोसिटी है डिस्टेंस उतना ही आ गया ना। तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम कि एवरेज डिस्टेंस जो है वो हो गया v सेंटीमीटर्स। और हम नेक्स्ट टर्म यूज कर रहे हैं कोलिजन नंबर का, जो हमने पिछली डेरिवेशन में किया, एनसी इज कोलिजन नंबर। वो क्या चीज है हमारे पास, collision number is number of collisions by a given molecule in 1 second, यही है collision number। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक सेकंड में हमारे पास, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, एनसी हो रहे हैं, और उस कोलिजन के टाइम पर कितने मीन फ्री पाथ है हमारे पास, मतलब कितने एवरेज डिस्टेंसेस हैं बोल सकते हैं हम, वो क्या होगा आपका मीन फ्री पाथ है ना। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि हम जो नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, जितने नंबर एक सेकंड में, सपोज एक सेकंड में हमारे पास इतने ही आए, इतने कोलिजन्स हो गए,
ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास क्या होगा कि 1 सेकेंड में इतने कोलिजन आए, तो वो हो गया हमारे पास NC। अब इनका क्या है, फ्री पाथ कितना है, L, वो फ्री पाथ किसके इक्वल हो गया, एवरेज डिस्टेंस के इक्वल हो गया ना, तो NC मल्टीप्लाइड बाय L इज इक्वल्स टू एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस क्या है हमारा, V है। तो यहाँ से अगर हमें मीन फ्री पाथ चाहिए तो हम L को इधर रहने देते हैं, मतलब V अपॉन NC हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमने पिछले आर्टिकल में जब NC की वैल्यू डिराइव करी थी, विच वाज आर रूट ऑफ 2 पाई V सिग्मा स्क्वायर N, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आर्टिकल है ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में टर्म बचेगी 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर N। ये किसकी वैल्यू आ गई, मेन फ्री पाथ की। अब यहाँ से हमें देखो इस इक्वेशन से हमें क्या चीज इंडिकेट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एवरेज वेलोसिटी नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है कि मीन फ्री पाथ डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, वेलोसिटी थी ना पहले, अब नहीं है, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो टर्म्स हमने करी हैं अभी तक की उन पे सब पे डिपेंड कर रहा है, बाकी इसके अलावा तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो पाई और 2 ये तो कांस्टेंट हो गए, n और सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इट वेरीज इनवर्सली विथ डायमीटर है, ये डायमीटर क्या होता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और किसके साथ ये डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, n इज द नंबर ऑफ molecules per unit volume of the gas, तो it also varies inversely with n, यानी कि number of gas molecules per unit volume of the gas। मतलब क्या हुआ कि ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो कोलिजन नंबर कम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे ना, जितनी ज्यादा हमारे पास स्पेस होगी उतने कम कोलिजन्स होंगे, जब हमारे पास स्पेस कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास ज्यादा रहने लगेंगे और कोलिजन ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं NC के साथ, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएंगे, कोलिजन कम होंगे तो जो मेन फ्री पाथ है वो ज्यादा होगा। रिवर्स चलेंगे, अगर हमारे पास वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो गए तो हमारा मेन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वेरिएशन ये है। उसके बाद हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके लिए हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिख देते हैं हम, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स है n, ठीक है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन हो गई PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो P अपॉन RT इज इक्वल टू n अपॉन V, ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन डैश से। वैसे तो स्मॉल एन से कर रहे हैं, तो हमने स्मॉल एन ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए हम उसको डिफरेंट नोटेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया P अपॉन RT इज इक्वल्स टू एन डैश। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे हो गया हमारे पास P n नॉट अपॉन RT इज इक्वल टू n डैश इंटू n। अब देखो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो वो ऑलरेडी n है, तो यहाँ पे हम n लिख सकते हैं, P n नॉट अपॉन RT इज इक्वल्स टू n। ये क्वेश्चन हो गई हमारे पास। अब हमने जो
मीन फ्री पाथ की इक्वेशन ड्राइव करी थी, उसमें हमारे पास n आ रहा है, तो हम ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वो वैल्यू थी हमारी L इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n की जगह आ गया नीचे P n0/RT। अब गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे हम K सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/√2 T ऑफ पाई सिग्मा स्क्वायर P और ऊपर आ जाएगा K। ठीक है, KT हो गया, चलो 1 तो निकाल देते हैं, यहाँ पे KT हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। और अगर हम एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे मॉलिक्यूल अगर सेम है, उनका साइज हमें पता है, तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। तो जो L है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? अब T और P के ऊपर। इन दोनों में से अगर एक चीज हम कांस्टेंट करते हैं तो दूसरे के साथ रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ओनली क्या चीज होगी फिर? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मीन फ्री पाथ बढ़ता जाएगा। ठीक, दूसरा है हमारे पास एट कांस्टेंट, दूसरी टर्म कर दो T को कांस्टेंट कर दो, तो हमारे पास इसका रिलेशन कैसे है? इनवर्सली रिलेशन है, मींस जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा मीन फ्री पाथ कम होता जाएगा। ठीक है ना, 1/P हो गया ये। बट हमारे पास क्या 3 कंडीशंस होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सपोज अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं तब हमारे पास P और T दोनों वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है कि नहीं? तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो L बढ़ता जाएगा, और उधर से अगर प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो L कम होता जा रहा है। एक चीज बढ़ रही है उसके साथ L बढ़ रहा है, दूसरी चीज बढ़ रही है तो L कम हो रहा है। मतलब जितना या इन दोनों का रेशियो जो है वो चेंज होता जाएगा, L की वैल्यू जो है वो सेम रहती जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो L है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने के साथ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो effect on of temperature and volume pressure on mean free path। इस चीज को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, गे-लुसाक्स लॉ से भी कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मींस जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो L बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ रहा है साथ में तो L कम हो रहा है। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो रेशो तो जो इसकी कांस्टेंट ही रह रही है ना फिर। ठीक है ना, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। अगर हम गे-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें करते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, रेशो जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर हमारे पास L जो है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रह रही है। तो नो इफेक्ट ऑन L with respect to temperature and pressure at constant volume। ठीक है बेटा।